हेलो एवरीवन। इस वीडियो में नाइन्थ हाउस के बारे में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, नाइन्थ हाउस ये भाग्य भाव है, ये धर्म भाव है। ओके। यूजुअली नाइन्थ हाउस को भाग्य भाव और धर्म भाव के नाम से जाना जाता है। नाइन्थ हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे कर्म ऐसे होते हैं जो आपके फ्यूचर को निर्धारित करते हैं, आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। तो वो जो पिछले जन्मों का पुण्य कर्म है उसका फल नाइन्थ हाउस से दोस्तों देखते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके भाग्य की उन्नति को दिखाता है, आपका भाग्य कैसा है। ओके। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले नाइन्थ हाउस के कार्य तत्व को समझते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये धर्म भाव है, ओके, ये आपके लाइफ पाथ को निर्धारित करता है। और जो करेक्ट धर्मा है जो आप फॉलो करते हैं, जैसे अच्छे कर्म करना, उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करता है नाइन्थ हाउस। दिस इज द हाउस ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, डिवाइन ग्रेस। ओके। ये जो हाउस होता है, आपके भाग्य क्या होता है, आपका भाग्य फ्यूचर निर्धारित करता है। और जो डिवाइन ग्रेस है, दो जो जो आशीर्वाद है, ओके, डिवाइन आशीर्वाद है, वो आपको मिलेगा। तो वो डिवाइन आशीर्वाद है कि नहीं, वो दोस्तों नाइन्थ हाउस से पता चलता है। सपोज दैट अगर नाइन्थ हाउस में सैटर्न अगर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसका भाग्य लेट से खुलेगा। अगर शनि बैठा हुआ है तो काफ़ी विलंब के बाद उसका भाग्य खुलेगा। और यूजुअली ऐसे लोग धर्म के मामले में पारंपरिक होते हैं, व्यवहारिक थोड़ा होते हैं। अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति धर्म में संशय करता है, क्योंकि ये भाव धर्म का भी है, स्पिरिचुअल विजडम का है दोस्तों। स्पिरिचुअल विजडम दोस्तों, जो नॉलेज है, जो इंटेलिजेंस है, वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। बट नाइन्थ हाउस से जो आपने एजुकेशन प्राप्त किया, उसका जो एसेंस है, जो विजडम है, जो वो पूरे, सपोज दैट आपने 1 क्लास से 10 क्लास तक का अध्ययन किया, तो 1 क्लास से 10 तक के अध्ययन का निचोड़ जो आपको समझ में आया, वो है दोस्तों नाइन्थ हाउस। उसी तरह से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन तक का निचोड़, ओके, आपकी जो रियल इंटेलिजेंस डेवलप हुई परसेप्शन के थ्रू, वो है दोस्तों नाइन्थ हाउस। रियल एसेंस जो विजडम प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, नाइन्थ हाउस से स्पिरिचुअल विजडम, हायर नॉलेज, हायर नॉलेज को भी देखते हैं नाइन्थ हाउस से। उसके बाद आता है फिलोसॉफी। ऑफ कोर्स जो विजडम डेवलप हुआ और जो फिलोसॉफी के माध्यम से, क्योंकि हर चीज़ हम नहीं सीख सकते, तो इसीलिए दोस्तों फिलोसॉफी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो फिलोसॉफी, इथिक्स, आपको ये पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आपके वैल्यूज़, आपके इथिक्स और रिलीजियस बिलीफ को जन्म देता है नाइन्थ हाउस। ओके। उसके बाद पिलग्रिमेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करते हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो भी दोस्तों नाइन्थ हाउस से देखते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस का जर्नी थर्ड हाउस से देखते हैं, जैसे मे बी आपके वर्क से रिलेटेड हो गया, तो शॉर्ट टर्म का डिस्टेंस, शॉर्ट टर्म का ट्रैवल थर्ड हाउस से देखेंगे। बट लॉन्ग टर्म का जो जर्नी है दोस्तों नाइन्थ हाउस से यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ब्लेसिंग फॉर एसेंस्टर्स एंड डिवाइन प्रोटेक्शन, ट्रूथ, मोरालिटी, राइटियस लिविंग। अगर किसी के बारे में अगर ये जानना है कि उसके मोरल वैल्यू, उसके एथिक्स, उसके रिलीजियस में बिलीफ सिस्टम कैसा है, स्पिरिचुअल विजडम है कि नहीं है, उसके अंदर कितना भाग्य है, कितना धर्म पे विश्वास है, और उसके अंदर सच्चाई, ये सब नाइन्थ हाउस से पता चलता है। और नाइन्थ हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सब, जैसे मोरल वैल्यूज़, इथिक्स, रिलीजियस बिलीव, ओके, एंड राइटियस लिविंग, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये अच्छे कर्म माने जाते हैं। और इस कर्म के बदौलत आपका फॉर्चून, भाग्य आने वाले समय के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, उससे भाग्य निर्धारित होता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा दोस्तों।
जो कुछ भी आप इस जीवन में किए उससे फ्यूचर निर्धारित हुआ, आने वाले समय में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए पिछले जन्म में जो किए उससे तो कुंडली बनी, उससे जो है आप एक पार्टिकुलर समय में पैदा हुए और किसी एक पार्टिकुलर घर में पैदा हुए, आपके पेरेंट डिसाइड हुए। तो दो हमारे पास फिक्स्ड कंपोनेंट आ गए, एक तो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे आपने आपके पेरेंट का चुनाव हो गया, और दूसरा कुंडली बनी जो कि डेट टाइम प्लेस के आधार पे आपकी कुंडली बनी। उसके आधार पे आप स्टडी करते हैं कि पिछले जन्मों में आपने कौन से पुण्य कर्म किए थे। तो जो पुण्य कर्म दोस्तों किए थे वो 9th हाउस से हम लोग देखते हैं। तो दो फिक्स कंपोनेंट था, उसमें से एक फिक्स कंपोनेंट ये है किस समय आपका जन्म हुआ था, उससे आपका जो है पास्ट लाइफ के कर्मा के बारे में पता चलता है, उसके द्वारा कौन सा एरिया आपके लिए अच्छा होगा ये पता चलता है। बट पिछले जन्म में तो आपने अच्छा कर्म किए थे, वो जो है रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट इस जन्म में सपोज दैट अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाग्य आपने अच्छा लेकर जन्म लिया होगा, बट इस जन्म में आपने सही डायरेक्शन में वर्क नहीं किया, और मे भी आप ऐसे संगत में आ गए जहाँ पे आप धर्म से विमुख हो गए, मोरल ग्राउंड पे जो है आपने अच्छा नहीं किया, अपने वैल्यूज़ और इथिक्स का परवाह नहीं किया। तो दोस्तों क्या होता है, भाग्य, पिछले जन्म का जो भाग्य आप लेकर आए हैं और इस जन्म में अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया और इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, तो उसका भी रिफ्लेक्शन, उसका मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें अगर पिछले जन्म में अगर अच्छे वर्क किए हैं दोस्तों और भाग्य को लेकर आए हैं, तो इस जन्म में भी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इथिक्स और मोरल वैल्यूज़ पे चलें। हालांकि चलना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जो लोग अपने इथिक्स और वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कई बार उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फिर भी ये पाथ आपको सेलेक्ट करनी है। अगर दोस्तों ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वो जो आपका जो फॉर्चून है, भाग्य है, वो मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि हम एक हैबिट डेवलप करते हैं, वो जो हैबिट डेवलप करते हैं उसको चेंज कर पाना बहुत टफ होता है। ओके, जैसे अगर आपने सिगरेट पीने की लत लगा लिया, स्मोकिंग की लत लग गई, तो अब दोस्तों वो और लत जो है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी थी कि वीक में एक बार पीते थे, तो एक समय आएगा कि हर दिन एक बार आप जो है स्मोकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो हैबिट डेवलप कर दी, तो मल्टीप्लाई होके आ रहा है आपके हैबिट के रूप में। उसी तरह से दोस्तों जो है भाग्य का भी है, अगर अच्छे कर्म करते हैं, तो अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आने वाले समय में अच्छे हैबिट डेवलप करेंगे, तो अच्छे कर्म और ज़्यादा करेंगे। जैसे अगर आप सपोजेट कोई स्मोकिंग करता था और वीक में एक बार स्मोकिंग करता था, तो एक समय आएगा कि हर दिन स्मोकिंग करने लगेगा, या फिर मे बी चेन स्मोकर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब उसे चेंज कर पाना अपने आप को बहुत टफ होगा। इसीलिए अगर पिछले जन्म में अगर अच्छे कर्म करके अगर आए हुए हैं, तो इस जन्म को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहिए। उसको जानने के लिए हम लोग 9th हाउस का स्टडी करते हैं। ओके, तो दोस्तों 9th हाउस का हम लोग स्टडी करते हैं, और ये आपका पर्पस बन जाता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो इस लाइफ में भी आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट ऐसी बनी हुई है। आप अच्छे कर्म, इथिक्स, रिलीजियस बिलीफ की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। अगर जिसका सपोज दैट 9th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है या जुपिटर बैठा हुआ है, इस केस में चांसेस हाई है कि आप मोरली, इथिकली और रिलीजियस बिलीफ को बिल्कुल ध्यान देंगे आप, और अच्छे कर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट ऐसी है, आपका स्वभाव ऐसा है, आपका स्वभाव निर्धारित हुआ, और वो जो अच्छे कर्म है वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा हैबिट के रूप में। इसीलिए दोस्तों 9th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ये पता चलता है आपके बारे में। अगर सपोज दैट आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो दोस्तों इस लाइफ में आपको अच्छे कर्म करने हैं, भाग्य भाव को स्ट्रॉन्ग करना है। कई बार क्या होता है कि जो आप एक्शन परफॉर्म कर चुके हैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो पास्ट में आपने वो कर दिया, अब उसका रिजल्ट आकर रहेगा। ओके, बट कई बार क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। आपने जो कर्म किए उसके आइदर इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, या उसका जो इम्पैक्ट आएगा उसको सहने की शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, 3 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है, तो आपने जो लिखा वही आएगा, अब वो चेंज नहीं हो सकता है। ओके, आप ये कर सकते हैं कि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस होने की क्षमता डेवलप हो जाए, ये आप कर सकते हैं। और मे बी उस पीरियड में भी आप मेहनत करके नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं, क्योंकि आपको पता है आपने अच्छा नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम जो है बहुत अच्छा करेंगे, तो ये आप उससे मोटिवेशन ले सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों 9th हाउस का स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। और भाग्य निर्धारित है ना, कई सारे काम दोस्तों भाग्य से बनते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइफ में, बट फिर भी हम किसी न किसी रीजन की वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाग्य साथ नहीं दिया। देखिए, दो कंडीशन आ जाती है। एक, भाग्य तो किसी का बहुत अच्छा है लेकिन उसने कर्म ही नहीं किया, तो भाग्य का उन्होंने यूटिलाइज ही नहीं किया। ओके, तो क्योंकि उन्होंने भाग्य का यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर उन्हें बेनिफिट नहीं मिला। अगर किसी का सपोज भाग्य अच्छा नहीं था, बट कर्म ही उन्होंने इतना ज़्यादा किया कि वो कर्म के बदौलत उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, या फिर फ्यूचर के लिए भाग्य अच्छा कर लिया, तो वो सब कुछ हम लोग 9th हाउस से देखते हैं कि आपका भाग्य कैसा है, आपको क्या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या कम मेहनत में भी सफल हो सकते हैं। कम मेहनत में सफल हो सकते हैं और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। ओके, तो ये है दोस्तों 9th हाउस। दोस्तों 9th हाउस से ये हम लोग डिसाइड करते हैं, जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि भाग्य कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि ये पूर्ण जन्म के पुण्य, पिता, गुरु और धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाता है। ठीक है, और आपके संस्कार को दिखाता है, आपके धर्म, संस्कार, आध्यात्मिक दर्शन, इनफैक्ट ये विदेश यात्रा को भी दिखाता है 9th हाउस, की लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी को भी दिखाता है। उच्च शिक्षा, सौभाग्य आपका कैसा होगा। ओके, ये सब कुछ दोस्तों हम लोग 9th हाउस का स्टडी करके पता लगाते हैं। पूर्ण जन्म में जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसका फल भाग्य के रूप में आता है दोस्तों, जो इस जन्म में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ओके, अब जैसे क्या हुआ, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने सपोज दैट आईआईटी का प्रिपरेशन किया, एंड आईआईटी कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए क्रैक कर लिया। अब आप जो है बहुत अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो गई। तो दोस्तों आपने एडमिशन तो हो गई, बट वहाँ पे आपने कर्म नहीं किया, तो वो जो आपने मेहनत करके वहाँ तक गए थे, निकाले थे, उसका फल कम हो जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे मेहनत नहीं किया। इसीलिए कंटिन्यूअस, आपका अगर भाग्य अच्छा है तो कंटिन्यूअस एफर्ट्स भी डालना ज़रूरी है, ये नहीं भूलना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस दोस्तों होता है डेथ का, लॉन्जिविटी का भी दिखाता है। ओके, उसके बाद भाग्य को दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने कर्म किए, जैसे आप ट्रांसफॉर्म हो गए, तो ट्रांसफॉर्म होने से पहले जो भी कर्म किए उससे भाग्य निर्धारित होता है। दोस्तों 6th हाउस जो होता है संघर्ष का हाउस होता है, कर्मों का भाव होता है, सेवा का भाव होता है। तो जब आप कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, ओके, जब आप कर्म करते हैं दोस्तों और सेवा करते हैं, तो उसका फोर्थ मतलब सुख भाग्य के रूप में जन्म लेता है, क्योंकि लग्न से फोर्थ सुख भाव को दिखाता है। इसीलिए 6th हाउस जो कि संघर्ष का होता है, डेली एक्टिविटी जो आप करते हैं, जो कर्म करते हैं, हर डे जो कर्म करते हैं, तो जो भी कर्म कीजिएगा उसका सुख भाग्य के रूप में जन्म लेगा। वो 9th हाउस से देखते हैं, मतलब 6th हाउस से फोर्थ, 6th हाउस से जो सुख मिलता है वो भाग्य के रूप में मिलता है। इसीलिए कर्म से ही भाग्य बनता है, ये नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी कुंडली कुंडली के गुण रहस्य को समझेंगे, हर एक हाउस के रहस्य को भाव से भाव की गणना करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि 6th हाउस क्योंकि कर्मों का भाव होता है, डेली एक्टिविटीज़ का होता है, डिसिप्लिन का भाव होता है। तो अगर जो भी कर्म करते हैं, जो सेवा करते हैं, सेवा का भी भाव होता है बेसिकली 6th हाउस, जो आप सेवा करते हैं उसका फल, उसका फोर्थ, उसका सुख भाव भाग्य के रूप में उत्पन्न होता है। इसीलिए आपको कर्म नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कर्म ही करना छोड़ दिए, नहीं, कर्म से ही, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उससे ही भाग्य निर्धारित होता है, उसका ही सुख है भाव, कर्मों का फल है भाव।
कर्मों का फल है भाग्य। ओके, तो ये नाइन्थ हाउस, नाइन्थ भाव दोस्तों, नाइन्थ हाउस कर्मों का फल दिखाता है, सेवा का फल दिखाता है, आपके स्ट्रगल का फल दिखाता है। इसीलिए कर्मों का सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्म के बिना भाग्य की उन्नति नहीं हो सकती। भाग्य इसलिए बना क्योंकि आपने वैसे कर्म किए, बट आगे जो आप आगे जो भाग्य बनेगा वो आज के कर्मों का फल आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों कर्म करना नहीं भूलना चाहिए, इवन इफ कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य भी तो पिछले कर्मों का फल ही है। बट आपके पास सपोजेड 100 रुपये हैं तो खजाना खाली भी तो हो सकता है। अभी 100 रुपये हैं, 100 रुपये सपोजेड आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख के अंदर में बहुत सारे सामान परचेस कर सकते हैं। बट वो खाली हो गया तो वो जो 1 लाख रुपए है ना, वो भाग्य है आपका। ओके, 1 लाख तक का परचेस कर सकते हैं, एंड वो जब खर्च कर देंगे तो आप खाली हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों भाग्य जो है आ, आपको बेनिफिट तो देता है, बट वो भी कर्म से ही बना है, ये नहीं भूलना चाहिए। कर्मों का सुख है वो, क्योंकि 6 हाउस से 4th हाउस 9th होता है। उसी तरह से दोस्तों 5th हाउस से 5th मतलब पहला से 5वां हाउस इंटेलिजेंस का होता है, एजुकेशन का होता है। अब उसको डबल कर दीजिए, 5वां से 5वां कर दीजिए, मतलब एक तो 5वां एजुकेशन का, इंटेलिजेंस का हाउस है, उसको डबल कर देंगे तो वो हो जाएगा हायर एजुकेशन, विजडम। जो एजुकेशन प्राप्त किए उसका एसेंस, उसका जो निचोड़ आपको प्राप्त होगा वो 9th हाउस से पता चलेगा। जो इंटेलिजेंस है आपका, जो एजुकेशन आपने प्राप्त किए उसका डबल 9th हाउस बनता है, उसका निचोड़ 9th हाउस बनता है, क्योंकि 5th हाउस तो नॉलेज का होता है दोस्तों। तो नॉलेज का डबल है 9th हाउस, हायर नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान, जो एक्चुअल में जो डीप नॉलेज जो अंदर में आप रियलाइज करते हैं। एक होता है आप सपोज जो भी बुक में लिखा हुआ है वो आप पढ़ लिए एंड वो आप एग्ज़ाम में पास हो गए, बट जो रियल एसेंस जो प्राप्त होती है वो 9th हाउस से पता चलता है, क्योंकि 5th से 5th है। एजुकेशन का डबल है, एजुकेशन से एजुकेशन। ओके, हायर एजुकेशन, तो 9th हाउस दोस्तों हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, और बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज को दिखाता है, स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है, उसका एसेंस। जैसे मान लीजिए कि 5th हाउस से आप स्पिरिचुअल बुक्स का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के बाद जो निचोड़, जो आपको उसका रियल एसेंस आपको मिल रहा है। ओके, एक तो होगा रिसाइटेशन कि आप बस पढ़ लिए, बट जो एक्चुअल समझ होती है, जब पूरे बुक्स का निचोड़ जो प्राप्त होता है वो 9th हाउस से आपको पता चलेगा। उसके बाद अगर 7th हाउस से तीसरा देखें तो आपका आपका जो जीवन साथी है उसका संघर्ष से भाग्य बनता है। तीसरा तीसरा भाव, 7th हाउस से तीसरा भाव दोस्तों ये होता है पराक्रम। ठीक है, तो विवाह का पराक्रम मतलब आपके जीवन साथी का जो पराक्रम है उससे भाग्य निर्धारित होता है। उसी टाइप से 4th से अगर 6 काउंट करें तो वो 9th हाउस बनता है, मतलब आपके माता का संघर्ष जो आपके लिए करती है उससे भी जो है दोस्तों भाग्य निर्धारित होता है। इसके बाद अगर 11th से 11th काउंट करें तो 9th हाउस आता है। इसका मतलब क्या है कि लाभ का डबल, लाभ का लाभ, जो लाभ होनी थी अब वो भाग्य की वजह से दोस्तों, जो लाभ होनी थी भाग्य की वजह से वो 2 गुना लाभ होने वाला है आपको। इसीलिए 9th हाउस का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें तो फैमिली मेम्बर में आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आपके बायोलॉजिकल फादर, 9th हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल मेंटर एंड गुरुज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ये देखना है कि क्या स्पिरिचुअल मेंटर एंड गुरु से आपको जो है डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में, तो वो दोस्तों आपको क्या गुरु मिलेंगे, वो 9th हाउस से पता चलेगा। क्योंकि आज के कलयुग में, आज के समय में गुरु मिलना स्पिरिचुअल गाइड करने के लिए वो मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर जो गुरु मिलते हैं वो अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ओके, किसी न किसी लालच के लिए वो आपसे मिलते हैं, अपना स्वार्थ पहले देखते हैं।
तो एक अच्छा गुरु मिलना अपने आप में दोस्तों एक चैलेंजिंग है, चैलेंजेस है आज के डेट में। इसीलिए 9th हाउस से हमें ये पता चलता है कि क्या हमें ऐसा गुरु मिलेगा जो आपके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसका भी दोस्तों 9th हाउस से पता चलता है। उसके बाद पैटर्नल लिनिएज को भी हम लोग देखते हैं 9th हाउस से। तो 9th हाउस से फैमिली मेम्बर को देखें तो आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, 4th हाउस जो है आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए बॉडी पार्ट में बात करते हैं, तो थाई, हिप्स, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग टर्म लॉन्ग जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस, तो उससे एसोसिएटेड जो बॉडी पार्ट हैं वो थाई एंड हिप्स हैं। और सियाटिक नर्व, बेसिकली सियाटिक नर्व जो है लिंक होते हैं ट्रैवल एंड मूवमेंट के लिए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल और 9th हाउस है। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल, और एक होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर सेटल हो जाना। ये तीन चीज़ें अलग अलग है, क्योंकि 12 हाउस दोस्तों फॉरेन में सेटलमेंट का होता है, बट फॉरेन की जो यात्रा होती है वो भी 9th हाउस से हम लोग देखते हैं। तो 9th हाउस से दोस्तों फॉरेन की यात्रा देखते हैं, और 12 हाउस से फॉरेन सेटलमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या आप वहाँ पे जाकर सेटल हो सकते हैं कि नहीं। बट 9th हाउस यात्रा दिखाती है दोस्तों। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th हाउस का माइंडसेट, राइटर्स, ट्रूथफुल, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल इंक्लाइंड एंड पर्पस ड्रिवेन। ऐसे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं और सच का साथ देने वाले होते हैं, फिलोसॉफी जानने वाले होते हैं, और इनका जो विजन होता है ना ब्रॉड होता है। ओके, ये बहुत दूर दृष्टि देखते हैं। इनके जो एक्सपेंसिव मोरल आइडियाज़ होते हैं, इनका जो विजन होता है बहुत दूर दृष्टि को देखते हैं। जैसे अगर आप अभी जो है सपोज दैट अभी का करेंट सिनारियो ये होगा कि आप जो है करेंट जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉड विजन होते हैं ना, जो दो कंपनी स्विच करने के बाद का रिजल्ट सोच सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट अगर आपका पैकेज 25 लाख का है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो आप सोचेंगे कि अब अगर मुझे 30 लाख मिल जाता है तो फिर अच्छा होगा। ओके, बट कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज दैट आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी आईटी फर्म में या आईटी कंपनी में, तो आप ये सोच सकते हैं कि हम 1 साल अभी स्विच नहीं करेंगे, 1 या 2 साल में वैसा टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे जिससे 50 से 60 लाख का पैकेज मिलता है, तो वो जो है उस पे लग जाएंगे और सडनली वो 50 to 60 लाख के पैकेज पे चले जाएंगे। और जो व्यक्ति 25 सोच रहा था, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का सोच रहा था, तो 32 में भी 35 तक जा पाए। बट जो लॉन्ग विजन लेकर चलते हैं, ब्रॉड विजन, वो आने वाले समय में उनको ट्रेमेंडस सक्सेस मिलती है। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जॉब से रिलेटेड, बट वही लाइफ में भी होता है दोस्तों। लाइफ के भी विजन बहुत ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड विजन लेकर छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठकर अगर आप सोचेंगे और उसके आधार पर डिसीजन लेंगे तो आपके सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों जो आप डिसीजन लेते हैं ना, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डिसीजन लेते हैं उससे फ्यूचर निर्धारित होता है। सही डिसीजन लेना, सही समय पे लेना इंपॉर्टेंट है। सही समय पे सही डिसीजन लेने से ही आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर सही समय पे सही डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी 9th हाउस से पता चलेगा, क्योंकि ऐसे लोग की विजन बहुत ही ब्रॉड होती है। ओके, उसके बाद आते हैं तो डिवोटेड टू लर्निंग एंड हायर पर्पस एंड 9th हाउस की लाइफ एरिया, स्पिरिचुअल ग्रोथ, रिलीजियस लाइफ, हायर एजुकेशन ऑफ सोल। अच्छा, ये 9th हाउस जैसे हायर एजुकेशन को दिखाता है, तो क्या टेक्निकल नॉलेज को दिखाता है? जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कोई आईटी में है, या फिर कोई वैसा टेक्निकल जानकारी सीख रहा है, सपोज दैट आईटी में है, तो क्या वो कोडिंग सीखने, मतलब सपोज दैट अगर अ, कोई एक पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी अगर जानता है, सपोज दैट जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट जानता है, ठीक है, तो अब वो हायर एजुकेशन में ये कर सकता है कि वो ये जानता है, सपोज कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, तो वो सोचेगा कि अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, बैक एंड भी जानेंगे, एंड बैक एंड जानने के बाद जो है पूरा होल सिस्टम कैसे काम करता है वो भी जानेंगे, मतलब उसका हायर वर्जन हम बनेंगे, जैसे सिस्टम डिजाइन करेंगे।
ठीक है। तो वो बात नहीं है दोस्तों, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। नाइन्थ हाउस उसकी बात नहीं कर रहा जो मैंने अभी बताया टेक्निकल नॉलेज के बारे में। ओके, सपोज दैट आप जो है सिलाई का काम करते हैं, ठीक है। तो आप छोटे छोटे कपड़े सीते हैं, तो आप जो है और ज़्यादा सीकर में भी आप यू नो कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी आप उसकी भी सिलाई करने लगेंगे। उसकी बात नहीं कर रहा है, उस एजुकेशन की बात नहीं हो रहा है। ये जो है दोस्तों सोल की बात हो रही है, हायर एजुकेशन ऑफ सोल। जो ये पूरा लाइफ है, जो आपके लाइफ का पर्पस है, उसकी बात हो रही है। ओके, ये जो दोस्तों लाइफ का जो पर्पस है उसकी बात हो रही है, उसका एसेंस, उसका जो नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज मीन्स रियल वैल्यूड जो नॉलेज होता है दोस्तों, जो आपकी लाइफ की दिशा निर्धारित करती है, वो जो हायर एजुकेशन है वो नाइन्थ हाउस से पता चलता है। ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डिग्री ही मिले। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो, सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप पिलग्रिमेज ट्रैवल फॉर नॉलेज और ट्रूथ, अगर आप ट्रैवल करते हैं अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, तो स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे वैसे लोग मिल सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करेंगे, उनका विजडम बहुत ही अच्छा होता है। तो वो भी दोस्तों नाइन्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। नाइन्थ हाउस डिवाइन ब्लेसिंग है, दिव्य आशीर्वाद है। आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद कैसे पता चलेगा? वो नाइन्थ हाउस से दोस्तों पता चलेगा। गुड कर्मा एंड डिवाइन ब्लेसिंग, क्योंकि दोस्तों भाग्य तो ऐसे ही बना ना, भाग्य का मतलब ही होता है डिवाइन ब्लेसिंग। कर्म करने वाले तो बहुत ज़्यादा कर्म करके भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में उनके कर्म वैसे नहीं होते हैं। अब मे भी वो अभी जो कर्म कर रहे हैं उसे फ्यूचर निर्धारित होगा, तो मे भी आने वाले समय में वो अच्छा करेंगे, बट करेंट मोमेंट पे उन्हें तो डिससेटिस्फैक्शन का ही सामना करना पड़ेगा, इवन इफ कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो डिवाइन ब्लेसिंग है वो भी दोस्तों नाइन्थ हाउस से पता चलता है। इथिकल डिसीजन एंड धार्मिक एक्शन, ओके, इथिकल डिसीजन एंड धार्मिक एक्शन भी हम लोग नाइन्थ हाउस से पता करते हैं। नाइन्थ हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे लोग प्रिस्ट बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं, क्योंकि ये तो जो है रिलीजियस को भी दिखाता है। स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, गुरुज बन सकते हैं जिसका नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है। फिलोसोफर बन सकते हैं, मोरल थिंकर बन सकते हैं, जज ऑफ धर्मा, धर्म के बारे में उनको सही नॉलेज हो सकती है। नॉट इन लीगल कोर्ट, वो वाली जज की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये बात हो रही है दोस्तों धर्म के क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजर। ओके, एट हाउस भी एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, बट एट हाउस और इसमें डिफरेंस है। इसमें वैदिक जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट भी होता है। एक गणित दो ज्योतिष है और एक फलित ज्योतिष है। तो जो गणित दो ज्योतिष है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। और जो फलित ज्योतिष है उसका जो मीनिंग है, वो कैसे काम करती है, उसका एसेंस है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वो अगर वो कोई सीखता है तो नाइन्थ हाउस से सीखता है। और जो इंट्यूशन, तंत्र मंत्र, नाइन्थ हाउस और केतु, नाइन्थ हाउस और सॉरी एट हाउस और केतु, ये अगर दिखाता है आपका एस्ट्रोलॉजी, वो भी दिखाता है, बट उसमें और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि केतु इंट्यूशन भी देता है। ओके, केतु जो है दोस्तों इंट्यूशन देता है। कई बार जब आप बोल रहे हैं तो अंदर से आपको इंट्यूशन मिलता है कि यस, ये चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी कुछ होने वाली है। तो जो इंट्यूशन मिलता है वो केतु के वजह से होता है। तंत्र मंत्र का जो ज्ञान मिलता है, ओके, तंत्र साधनाएं, गुप्त विद्याएं, वो सब दोस्तों एट हाउस से हम लोग देखते हैं और केतु से देखते हैं। एट हाउस एंड केतु, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याएं इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, ओके, और जो इंट्यूशन, जो आभास होता है, आभासीय घटना मीन्स आभास के आधार पे जो घटनाएं घटित होती है, वो एट हाउस और केतु से डिफाइंड होता है। बट जो स्टडी वाला जो पार्ट है, बेसिकली ये गणित ज्योतिष जिसमें एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट है, वो दोस्तों, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो फलित ज्योतिष है उसके भी जो वैदिक वर्जन है जिसमें हम रियल एसेंस फाइंड आउट करते हैं, वो भी दोस्त, वो भी उसका स्टडी करना,
वो 9th हाउस से दिखाता है। ट्रेडिशनल वैदिक, टीचर्स ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड एंशिएंट टेक्स्ट। अच्छा, सपोज दैट कोई हिंदू है तब तो फिर वैदिक स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करेगा, बट अगर कोई हिंदू नहीं है तो फिर इस कंडीशन में वो जो है अब ऐसे लोग 9th हाउस, क्योंकि विजडम का हाउस होता है, तो वो बेसिकली ये बता रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वैदिक स्क्रिप्चर्स ही पढ़ेंगे, वो कई सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं और उसका जो एसेंस है उसका उसके बारे में जान सकते हैं। अब चलिए, जैसे एस्ट्रोलॉजर मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो धर्म के क्षेत्र में ये आता है, क्योंकि हम लोग मुहूर्त भी बताते हैं। ओके, जो स्पेशली जो प्रिस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, वो मे भी उन्हें डीप में नॉलेज ना हो, बट वो जो है गणित ज्योतिष उन्हें पता होता है और मुहूर्त का ज्ञान होता है, तो वो सब जानकारी वो दे सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक स्क्रिप्चर्स ये तो हिंदुओं के लिए है, बट अगर कोई दूसरे धर्म को मानने वाला है दोस्तों, तो अपने धर्म से रिलेटेड प्रोफेशन में रहेगा। बट ऐसे लोग ना विजनरी होते हैं दोस्तों। वो डजंट मीन कि किस धर्म से हैं, उनकी विज़न बहुत दूर होती है, बहुत दूर दृष्टा होते हैं, वो सब 9th हाउस से देखते हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि वैदिक स्क्रिप्चर्स, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं। ओके, यहाँ पे बट ये बेसिकली हर रिलीजन के लिए फिट बैठती है और वो अपने रिलीजन का स्टडी करते हैं और अ, उसके बारे में एसेंस उसका प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पॉजिटिव्स तो यही है: इथिकल, प्रिंसिपल्ड, स्पिरिचुअली अवेयर, वाइज, विजनरी, ओके, जेनरस, ऑप्टिमिस्टिक, ग्रेस, नेचुरल टीचर एंड ऐसे लोग होते हैं। नेचुरल टीचर भी न्यूट्रल टीचर भी बन सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इसके पॉजिटिव ट्रेट्स। अगर हम बात करें निगेटिव ट्रेट्स के बारे में, तो ऐसे लोग ना अपने नॉलेज के ऊपर एरोगेंट भी हो सकते हैं अगर निगेटिव इम्पैक्ट अगर पड़ा तो। अगर सपोज इसके प्लैनेट निगेटिवली प्लेस्ड हैं, तो ऐसे लोग ना एरोगेंट हो सकते हैं अपने धर्म को लेकर, डिटैच हो सकते हैं फ्रॉम प्रैक्टिकल रियलिटी को छोड़कर वो धर्म पे कुछ ज़्यादा ही बिलीव करने लग जाएंगे। मिसगाइडेड बाय फॉल्स स्पिरिचुअलिटी इफ एफ्लिक्टेड, मीन्स ऐसे लोग अगर सपोज दैट इसका जो प्लैनेट है एफ्लिक्टेड है, सपोज दैट 9th हाउस की जो राशि है वो शनि, राहु, केतु, मंगल, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में अगर आ गया, एफ्लिक्शन में आ गया, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि ऐसे लोग ना फॉल्स स्पिरिचुअलिटी से मिसगाइडेड होते हैं। ऐसे लोग जो है धर्म पे बिलीव तो करते हैं, बट धर्म का एसेंस नहीं जानते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। ओके, तो ऐसे लोग एक्सट्रीमिस्ट भी हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन है, ओके, तो अब जैसे एक पार्टिकुलर रिलीजन है, सपोज दैट एक मुस्लिम का एग्जांपल लेते हैं, क्रिश्चियन का, कोई किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो ना अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट भी हो सकते हैं क्योंकि वो फॉल्स स्पिरिचुअलिटी से मिसगाइडेड है, उनका एसेंस उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अगर एफ्लिक्टेड है तो उसके निगेटिव ट्रेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल में भी उसको सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट उसका रियल एसेंस, उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो कौन से प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन से प्लैनेट अगर 9th हाउस में है तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि 9th हाउस धर्म का, भाग्य का, गुरु, पिता, दर्शन, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, जीवन का उच्च उद्देश्य, इसको दिखाता है, इसके मुख्य तत्व हैं। ठीक है, तो कौन सा प्लैनेट है जो उसके प्रॉपर्टी, उसके कार्य तत्व 9th हाउस से मैच करते हैं। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं। धर्म, भाग्य, गुरु, पिता, दर्शन, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और जीवन का उद्देश्य, ये 9th भाव दिखा रहा है। तो अगर हम सन की बात करें
तो सन किसको दिखाता है? सन पिता को दिखाता है। 9th हाउस किसको दिखाता है? 9th हाउस भी पिता को दिखाता है। 9th हाउस धर्म को दिखाता है और सूर्य भी धर्म को दिखाता है, सन भी धर्म को दिखाता है दोस्तों। तो सन के ये दो जो मेजर 9th हाउस के 9th हाउस को देखते हैं, वो धर्म के लिए देखते हैं और पिता के लिए भी देखते हैं। ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है सन। ओके, तपस्या, त्याग, इसको भी दिखाता है दोस्तों सन। और सन जो है, सूर्य जो है, ट्रूथ को दिखाता है, क्योंकि सन को किंग माना जाता है, राजा। तो उस हमेशा सत्य का साथ देता है, तो सत्य के रास्ते पर चलना। ओके, तो ये दोस्तों सन जो है दिखाता है और 9th हाउस भी दिखाता है। तो अगर हम बोलें कि सूर्य जो है ओरिजिनल सिग्निफिकेटर है, ओरिजिनल कारक है 9th हाउस, तो दोस्तों हालांकि सन का फर्स्ट हाउस में होना भी अच्छा होता है, ठीक है, बट क्योंकि सन अगर 9th हाउस में है और 9th हाउस के मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, जैसे जैसे सपोज एट 4th हाउस मदर के लिए होता है और मून वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, उसी तरह से 9th हाउस जो है पिता का कारक होता है और सन भी पिता का कारक होता है। तो दोस्तों सन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। सन का 9th हाउस में बैठना ये दिखाता है, उसके पिता के से रिलेटेड पिता का रिपुटेशन दिखाता है। ओके, क्योंकि सन जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है, ट्रुथ को, सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, मोरल वैल्यूज़ एंड इथिक्स को दिखाता है 9th हाउस, और सन भी उसी को दिखाता है। तो दोस्तों सन जो है ओरिजिनल सिग्निफिकेटर है, मतलब अगर किसी के 9th हाउस में अगर सन है तो दोस्तों बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग, सन है तो ऐसे लोग अत्यंत धार्मिक होते हैं, पिता के प्रभाव में कुछ बड़ा करते हैं, आत्मबल से भाग्य जगता है और धर्म पे अटूट विश्वास होता है, उस पर ईगो होता है थोड़ा। और ऐसे लोग जो ओके, उनके जो गुरु होते हैं वो पिता के समान होते हैं, उनका पिता गुरु के समान हो सकता है। तो दोस्तों ये है सूर्य का यहाँ पे होना बहुत शुभ माना जाता है अगर 9th हाउस में सन है तो। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग ये देखते हैं कौन सा प्लैनेट कहाँ पे बैठा हुआ है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम बात करते हैं गुरु। गुरु का 9th हाउस में बैठना, गुरु भी धर्म को, हायर एजुकेशन को, विजडम को, भाग्य को दिखाता है, डिवाइन ग्रेस को दिखाता है, ओके, डिवाइन ब्लेसिंग को दिखाता है। तो दोस्तों गुरु का 9th हाउस में होना एक ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, दिव्य आशीर्वाद है। तो गुरु यहाँ पे दिव्य आशीर्वाद प्रोवाइड करता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे अगर बैठेगा तो उसकी 5वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, 7वीं 3rd हाउस पे पड़ेगी। 3rd हाउस का जो है करेज में वृद्धि करेगा। एंड दोस्तों एजुकेशन, आपका जो एजुकेशन वाला भाव है, क्रिएट 5th हाउस, ओके, उस पे पड़ेगा। तो दोस्तों गुरु का यहाँ पे होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य को बढ़ाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग देता है। बट अगर यही गुरु 3rd हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो 3rd हाउस पराक्रम का होता है। सपोज दैट हमारे जो सेना है, ओके, वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं दुश्मनों से। वो सेना जो है देश के लिए समर्पित है। एंड सपोज दैट एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो भी देश के लिए समर्पित हैं, वो डिप्लोमेट हैं, ओके। अगर उन्हें सपोज रिप्लेस कर दिया जाए, उन्हें बॉर्डर पर भेज दिया जाए, तो देश के लिए दोनों ही काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे जाकर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनसे वो पराक्रम हो नहीं पाएगा। वो क्योंकि डिप्लोमेट हैं, वो बात करना जानते हैं, बातों से समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो दोस्तों सपोज दैट अगर बॉर्डर पे एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जो कि डिप्लोमेट है, उनको अगर भेज दिया जाए, ओके, तो वो जो है अपना कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो करना तो चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो जो स्थान है ना, वो मरण कारण स्थान हो जाएगा।
जिसको बोलते हैं मरण कारण स्थान, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर मंगल को भेज दिया जाए, सपोज दैट सेना को भेज दिया जाए, तो दोस्तों अगर सेना को भेज दिया जाए तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सेना ऐसे ही काम के लिए जाने जाते हैं। उसी तरह से हर एक प्लैनेट का अच्छे जगह पे होना इम्पॉर्टेंट है। उच्च का है नीच का है वो अलग मैटर है, ओके। उच्च का होना नीच का होना अलग मैटर है, बट जो एरिया है वो एरिया में काम तो करेगा। सपोज एस जयशंकर अच्छा कर रहे हैं, उनके जगह पे अगर कोई ऐसा विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर आ जाए जो अब में भी अच्छा ना करे, फिर भी दोस्तों, फिर भी वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा वहाँ पे, ओके। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर गुरु यहाँ पे ख़राब भी है तब भी कुछ ना कुछ बेटर ही करेगा। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी एग्जाम्पल जो है वो सूट ना करे इससे, बट आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में अगर जुपिटर बैठ जाएगा तो पराक्रम वो गाइड करता है, वो पराक्रम करता नहीं है, एक्शन लेता नहीं है, वो गाइड करता है। तो इसीलिए गुरु का थर्ड हाउस में एक मरण कारण स्थान हो जाएगा। अब सपोज दैट वीनस, वीनस तो प्रेम का कारक है, उसे सिक्स हाउस में भेज दिया जाए तो शत्रुओं से कैसे प्रेम करेगा वो तो उसके लिए बना ही नहीं है। वो तो गलत जगह, गलत प्लैनेट को गलत जगह पे प्लेस कर दिया गया। सिक्स हाउस जो है शत्रुओं का होता है, अब शत्रुओं से तो प्रेम नहीं किया जा सकता ना, जाहिर सी बात है। और वहाँ पे शुक्र को भेज दिया गया, अगर शुक्र सिक्स हाउस में आ गया तो सिक्स हाउस में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है, और काल पुरुष की कुंडली में दोस्तों नीच का भी हो जाता है, ओके। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो प्लैनेट है, ओके, जो प्लैनेट हैं सही जगह पर प्लेस्ड होने चाहिए। उसी तरह से जो सूर्य है फर्स्ट हाउस में भी अच्छा है, नाइन्थ हाउस में भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस के मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टी हैं वो सूर्य से मैच कर रहे हैं। जैसे पिता नाइन्थ हाउस को दिखा रहा है, सूर्य भी दिखा रहा है। धर्म नाइन्थ हाउस दिखा रहा है, सूर्य भी दिखा रहा है। मोरल एंड इथिक्स वैल्यूज नाइन्थ हाउस दिखा रहा है, सन भी दिखा रहा है। गुरु भी यहाँ पे अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया भाग्य के भाव का स्वामी होता है, और भाग्य किसको देखते हैं, फॉर्च्यून किसको देखते हैं, स्पिरिचुअल विजडम किसको देखते हैं, वो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर नाइन्थ हाउस में अगर गुरु प्रेजेंट है तो भाग्य को बढ़ाएगा, स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाएगा, हायर नॉलेज को बढ़ाएगा। इसीलिए यहाँ पे गुरु भी अच्छा माना जाता है। अगर सपोज है चंद्रमा हो जाए यहाँ पे तो दोस्तों चंद्रमा हो जाए तो ये जो है ना थोड़ा सा भावुकता व्यक्त करता है, कल्पनाशील गुरु मिलता है, एंड माता की प्रेरणा से वो धार्मिक बनता है। जो गुरु होता है, अगर इन्हें गुरु मिलेगा तो थोड़ा माता तुल्य मार्गदर्शक मिलेगा, ओके। धर्म में थोड़ा अस्थिरता देखने को मिलेगा, जैसे बार बार धार्मिक धाराओं को बदलना, क्योंकि चंद्रमा जो है मूडी होता है, मूड स्विंग होता है, वो अस्थाई नहीं रहता, वो चेंज, चंद्रमा मतलब चेंज भी है। तो कई बार क्या होता है ना, धार्मिक आस्थाओं में अस्थिरता, धर्म में अस्थिरता भी दे देता है, और बार बार धार्मिक धाराओं को बदलने का भी दे देता है। मतलब बेसिकली अगर अच्छा एक चीज़ और है कि ऐसे लोग की ना श्रद्धा में गहराई होती है, ऐसे लोग अटूट विश्वास होता है धर्म पे। तो ये बताता है, ये योग ये भी बताता है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में भक्ति भाव से धर्म साधना की थी, ओके। भक्ति भाव से धर्म साधना, अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो युद्ध से धर्म की रक्षा। मंगल का नाइन्थ हाउस में अगर सिंपल शब्द में बोले तो युद्ध से धर्म की रक्षा को दिखाता है। धर्म के लिए लड़ने वाला कट्टर योद्धा, धर्म रक्षक प्रवृत्ति, ये दिखाता है दोस्तों। अगर नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो दोस्तों ऐसे लोग धर्म के लिए लड़ने वाला होता है, कट्टर योद्धा होता है, धर्म रक्षक प्रवृत्ति का होता है, ओके। एंड ऐसे लोग थोड़ा शाक्त या तांत्रिक गुरु तपस्वी हो सकते हैं। इनको जो गुरु मिलेगा वो तांत्रिक गुरु मिल सकते हैं। इसमें कुछ दोष भी है। दोष ये है कि धार्मिक अहंकार, झगड़े या वाद विवाद से भरा हुआ धर्म हो सकता है इनका, ओके। दोस्तों इसका अगर मंगल का नाइन्थ हाउस में होना ये भी दिखाता है
कि उस व्यक्ति का पूर्ण जन्म किसी सेनापति या तांत्रिक योगी का हो सकता है जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता था। मंगल का 9th हाउस में होना ये बताता है कि वो तांत्रिक योगी हो सकता है जो कि या सेनापति हो सकता है जो धर्म की रक्षा करता होगा। अगर बुध बैठ जाए तो बुध का यहाँ पे होना दोस्तों धार्मिक चीज़ों में ना तर्कशीलता करेगा, क्योंकि एनालिटिकल स्किल को दिखाता है बुध, इंटेलेक्ट को दिखाता है, हर चीज हर बात को काटने वाला होता है। ओके, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंस होते हैं, बुद्ध इंटेलिजेंस को भी दिखाता है। तो धर्म की बातों को, धार्मिक विचाराओं को तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करता है अगर बुद्ध यहाँ पे बैठा हो तो। शास्त्रार्थ में निपुण होगा, शास्त्रार्थ में जैसे डिबेट अगर होगा तो डिबेट में उन लोग बहुत अच्छे होते हैं। 9th हाउस में अगर बुद्ध बैठा हुआ है तो डिबेट में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, बातों को काटते हैं, वो अपने तरीकों से समझने का प्रयास करते हैं, अपना एनालिटिकल स्किल का प्रयोग करते हैं। तो बट क्या है कि 9th हाउस में बुद्ध का होना थोड़ा धर्म में जो है ना, धर्म धर्म में कमी कर देता है, क्योंकि ऐसे लोग ना बात को काटने वाले होते हैं, जैसे हमारे धार्मिक बुक लिखे हुए हैं। तो अगर आप डीप में जाकर स्टडी करेंगे तब उसका एसेंस समझ में आएगा। बट क्या होता है, कई बार लोगों को वो तर्क समझ में नहीं आती है तो वो अपने तर्क के आधार पे उसको कैंसिल करते हैं, नहीं ये नहीं हो सकती, ये गलत बताया गया है और हमें ये चीज़ें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोग जिसका बुध 9th हाउस में है, और ऐसे लोग जो है डिबेट कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, और धर्म में थोड़ा सा कम मानने वाले होते हैं। दोस्तों क्या होता है, ये बेसिकली अगर 9th हाउस में बुध है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्मों में शास्त्रों का अध्ययन किया है और इस जन्म में वही ज्ञान दोहरा रहा है। उसी तरह से शुक्र अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो दोस्तों ऐसे लोग भक्ति करते हैं, जैसे कृष्ण की भक्ति करना, किसी एक देवी देवता की भक्ति करना। तो भक्ति करने का के लिए सबसे अच्छा माना जाता है अगर 9th हाउस में शुक्र अगर बैठा है तो। ये दोस्तों भक्ति में सौंदर्य, ओके, भक्ति में सौंदर्य, ऐसे लोग, अच्छा 9th हाउस में अगर शुक्र बैठा है तो ऐसे लोगों का भाग्य पत्नी से खुलता है। अगर स्पेशली अगर पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी, जब उनकी विवाह होगा तो पत्नी के माध्यम से उनका भाग्य खुलता है। ओके, और ऐसे लोग वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हो सकते हैं अगर 9th हाउस में वीनस है तो। इनफैक्ट अगर स्त्री की कुंडली है और इसमें वीनस बैठा हुआ है तब भी दोस्तों, क्योंकि वीनस प्रेम का कारक होता है, भक्ति का कारक होता है, तो ऐसे लोग भक्ति मार्ग पे ज़्यादा चलते हैं। अगर शनि अगर बैठा है तो ऐसे लोग की, मैंने बताया कि इनकी भाग्य बहुत लेट से खुलती है। ओके, ऐसे लोग कठोर नियमों का पालन करने वाले परिश्रमी होते हैं। शनि वाले लोग कर्म और तप से धर्म की प्राप्ति करते हैं, भाग्य लेट से खुलता है। गुरु तो दोस्तों, गुरु बैठा है तो साक्षात ईश्वरीय मार्ग ही है, गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, साक्षात धर्म के दाता हैं बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। तो गुरु का तो मैंने बताया बहुत अच्छा है, सन का भी बहुत अच्छा था। बट अगर राहु बैठा है तो ऐसे लोग ना दिखावटी धर्म करते हैं, पाखंड, अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, फॉरेन विदेश में धर्म की खोज करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से ना रहस्यमयी होते हैं, जैसे ऑनलाइन में जो गुरु बनते हैं, आभासीय गुरु, ऑनलाइन में जो गुरु बनते हैं उनका भी 9th हाउस में जो है राहु हो सकता है। तो राहु का 9th हाउस में होना ये दिखाता है कि ऐसे लोग दिखावटी धर्म करते हैं, विदेश में धर्म की खोज कर सकते हैं, अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, ऐसे लोगों में ना कुछ दोष होता है, जैसे अधर्म। अच्छा, ये इन लोग ना गुरुद्रोह भी कर सकते हैं, धर्म में पाखंड करते हैं। ओके, तो राहु का यहाँ पे केतु का होना दोस्तों अद्वैत्व का योगी माना जाता है। इसका मतलब है अत्यंत गुण आध्यात्मिक, सांसारिक धर्म से दूर,
ऐसे लोग सांसारिक जीवन से दूर हो जाते हैं, सांसारिक धर्म से दूर हो जाते हैं और मोक्ष की रुझान में लगे रहते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का प्लैनेट है दोस्तों। केतु क्योंकि मोक्ष का प्लैनेट है, तो ऐसे लोग सांसारिक जीवन से हमारे लाइफ में सांसारिक धर्म भी होते हैं, उससे दूर होकर मोक्ष की रुझान में आगे बढ़ते हैं। ओके, केतु का यहाँ पे होना मोक्ष का मार्ग निर्धारित करता है, निर्गुण भक्ति करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भाग्य की बात करें तो 9th हाउस में अगर सूर्य अगर है तो दोस्तों भाग्य बहुत तेजी से खुलता है, बट अगर पिता के साथ टकराव हुआ तो ये अटक जाता है। अगर दोस्तों जिस किसी व्यक्ति का सूर्य 9th हाउस में प्रेजेंट है तो तेजी से भाग्य खुलेगा, परंतु अहंकार और पिता से टकराव हो जाए, ईगो आ जाए उसमें, तो उनका भाग्य अटक जाएगा। ये कंडीशन है। और स्पेशली 22 से 30 साल की अवस्था में उनका भाग्य खुलता है, अगर सूर्य 9th हाउस में प्रेजेंट है तो। सूर्य का 9th हाउस में प्रेजेंट होना 22 से 30 साल के एज में भाग्य खुलता है। और पिता से अगर उनका आशीर्वाद मिले तो हर काम बनते चले जाते हैं, अगर पिता का आशीर्वाद अगर मिले और 9th हाउस में सन अगर प्रेजेंट है तो। ऐसे लोगों को ईगोइस्टिक नहीं होना है, पिता से टकराव नहीं करनी है, उल्टा पिता के साथ अच्छा बनाना है और उनसे आशीर्वाद लेते रहना है। और स्पेशली 20 से 30 साल की एज में सूर्य का यहाँ पे होना भाग्य को बहुत तेज़ी से खोलता है। चंद्रमा हो तो दोस्तों, चंद्रमा हो तो भाग्य धीरे धीरे खुलेगा और थोड़ा सा ना भावात्मक अनुभव करा सकता है, इमोशनल फीलिंग से खुलता है, जैसे मातृत्व अनुभव। ओके, भक्ति के माध्यम से ये भी 20 से 28 वर्ष के एज में ये खुलता है। धर्म जो है थोड़ा भावात्मक जुड़ाव के साथ विकसित होता है। अगर मंगल हो तो ऐसे लोगों का जो भाग्य है, पराक्रम और संघर्ष से भाग्य जागता है। ऐसे लोग जो है अपनी पराक्रम, अपनी साहस का प्रदर्शन करते हैं धर्म के प्रति, तब ये जागता है। स्पेशली मंगल का यहाँ पे होना 28 से 36 साल के बाद, थोड़े लेट से, थोड़े विलम्ब से, पराक्रम के बाद। पराक्रम मीन्स सपोज दैट आप अगर किसी काम, सपोज दैट भाग्य की बात करें, जो आपके जॉब में भाग्य, आपका जो जॉब कर रहे हैं कैरियर में भाग्य की साथ चाहिए, ठीक है। तो कैरियर में जब आप काफ़ी संघर्ष करते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, हार नहीं मानते हैं, लगे रहते हैं, तब दोस्तों आपकी भाग्य का उदय होता है। और वो 28 से 36 साल के बाद होता है। मतलब 28 साल तक आपको स्ट्रगल करते रहना है, लगे रहना है, संघर्ष करते रहना है, तब भाग्य जो है खुलेगा मंगल के द्वारा, अगर आपके 9th हाउस में मंगल है तो। ओके, अगर यहाँ पे बुध है तो थोड़ा जल्दी खुलता है। बुध शुभ स्थिति में हो तो ऐसे लोग को ना जैसे क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से और जितना जल्दी, जैसे वाद विवाद में कुशलता अगर प्राप्त कर ली, जैसे डिबेट हो गया, डिबेट में कुशलता प्राप्त कर लिए, एक तो हो गया। ऐसे लोग, बुद्ध का यहाँ पे होना तार्किक बनाता है, बट सपोज दैट उनकी तर्क धर्म के अगेंस्ट है, मोरल वैल्यूज़ के पटल पर के आधार पर है, इथिक्स और मोरल वैल्यू के ऊपर निर्धारित है, उसके ऊपर तर्क करके धर्म को ऊपर लेकर जाते हैं और एक अच्छा इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं सोसाइटी में, तो ऐसे लोगों की जो है भाग्य जल्दी खुलता है, क्योंकि बुध भी एक शुभ ग्रह माना जाता है। हाँ, अगर एफ्लिक्टेड है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बुध तर्क करके अब गलत तर्क भी कर सकता है। ओके, तो ये हो गया बुध। अगर शुक्र है तो प्रेम के बाद, शादी के बाद भाग्य का उदय होगा। ओके, इस पे अगर पुरुष की कुंडली है या मे बी स्त्री की कुंडली है तो भी प्रेम के बाद, ठीक है। पुरुष की कुंडली है तो बेसिकली विवाह के बाद जो स्त्री से सपोर्ट मिलता है, उसके बाद भाग्य जो है खुलता है। बट अगर स्त्री की भी कुंडली है तब भी उनकी जब शादी होती है, जब प्रेम होता है किसी से, और मे भी शादी हो या ना हो, शादी हो या फिर प्रेम हो, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है,
शादी हो या प्रेम हो, दोनों ही कंडीशन में इसमें स्पेशली 25 से 32 साल की एज में शुक्र का यहाँ पे होना अच्छा माना जाता है, उनके भाग्य का उदय करता है। ओके। और अगर पुरुष की कुंडली है और अगर स्त्री से सपोर्ट मिले, प्रेम हो या मे भी शादी हो जाए तो भी खुलता है। और अगर कोई स्त्री है तो प्रेम हो या शादी हो तो भी खुलता है। ओके। तो ये चीज़ हो गया शुक्र का यहाँ पे होना। अगर बृहस्पति है तो साक्षात गुरु की कृपा से सीधा सहज भाग्य खुलता है। शनि बैठा है तो बहुत विलंब से। गुरु है तो दोस्तों 26 साल की एज में ही गुरु की कृपा मिलने लगती है, बट अगर शनि बैठा हो तो 35 साल या 7.5 के बाद मिलता है दोस्तों। अगर शनि बैठा हुआ है 9th हाउस में तो बहुत देरी से खुलता है, बट ये अस्थाई फल देता है, क्योंकि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो उसका जो इम्पैक्ट देखने को आएगा, उससे जो भाग्य खुलेगा, शनि जब भाग्य खुलेगा तो बहुत अस्थाई खुलेगा। मतलब ऐसा कुछ कर दे, वो आया ऐसा बिजनेस सेट कर दे कि वो बिजनेस पूरे लाइफ टाइम तक अच्छा फल दे रहा है। तो शनि भी देरी लगाता है खोलने में, बट भाग्य खोलता है। ओके। अस्थाई फल देता है। 35 साल के बाद या 7.5 में जो स्ट्रगल आते हैं, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, जब 7.5 के बाद वो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, कठोर परिश्रम और तपस्या करने के बाद, और गुरु सेवा के बाद जो है यहाँ पे उसका भाग्य खुलता है, बट जल्दी कुछ भी नहीं होता। तो शनि का यहाँ पे होना भाग्य में देरी करता है। राहु है तो राहु अगर यहाँ पे बैठ जाए तो अचानक 30 के बाद जो है खुलता है। ऐसे लोग जब विदेश यात्रा करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं तब भाग्य की उदय होता है। अगर राहु 9th हाउस में प्रेजेंट हो तो भाग्य ऐसा लगेगा कि उस भाग्य दोस्तों ऐसे खुलेगा कि स्पेशली अगर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, क्योंकि जो राहु होता है ना वो टेक्नोलॉजी को दिखाता है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, ऐसे लोग जब टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसे लोग की अचानक भाग्य खुलता है, बट वो स्टेबल नहीं रहता है। कभी भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, कभी नहीं साथ देगा, वैसी कुछ सिचुएशन होती है। केतु यहाँ पे होता है तो अंदरूनी अनुभव होता है, इंट्यूशन उसकी स्ट्रांग होती है, ध्यान से और वैराग्य से भाग्य खुलता है। ऐसे लोगों की 32 से 40 साल के बाद मोक्ष का जो मार्ग करते हैं उस समय भाग्य खुलता है। सांसारिक जीवन से भाग्य नहीं खुलता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति होती है तब भाग्य खुलता है। और वो भाग्य जब वो खुलेगा तो मे भी उन्हें मेटेरियलिस्टिक गेन भी मिल जाए, बट वो इससे अटैच नहीं होते, क्योंकि वैसे लोग वैराग्य की प्राप्ति करते हैं। तो मे भी आपको लग सकता है कि इन्हें सब कुछ मिल गया, बट वो अटैच नहीं होते। तो केतु का ये है दोस्तों। तो मैंने बताया सूर्य का 22 से 30 साल के एज में। ओके। पिता के द्वारा, प्रशासन और आत्मबल, गवर्नमेंट के द्वारा भी खुल सकता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा। चंद्रमा है तो माता के द्वारा, मंगल है तो पराक्रम के द्वारा, बुध है तो वाणी के द्वारा, शुक्र है तो प्रेम के द्वारा, गुरु है तो बहुत जल्दी खुल जाता है दोस्तों। ओके। शिक्षा, धर्म, गुरु की कृपा से। शनि है तो बहुत लेट से, तपस्या, सेवा और काफ़ी कर्म करने के बाद। राहु है तो अचानक और उल्टा। ओके। अचानक भाग्य साथ देगा फिर नहीं काम करेगा, मतलब अनस्टेबल दिखने को मिलेगा। केतु है तो वैराग्य से। तो अगर किसी के बारे में भाग्य देखना है कि उसका भाग्य कैसा है, तो वो देखने के लिए हमें 9th हाउस देखना पड़ता है। तो 9th हाउस का अफ्लिक्शन देखना पड़ता है कि 9th हाउस में कौन से ऐसे क्रूर ग्रह हैं जिसका प्रभाव है। तो ये चेक करनी है 9th हाउस कैसा है। फिर दोस्तों 9th हाउस देखने के बाद हमें 9th हाउस का जो लॉर्ड है उसको भी देखना पड़ता है। जो 9th हाउस का लॉर्ड है उसकी स्थिति कैसी है, क्या उच्च का है, नीच का है, रेट्रोगेट है, डिग्री कम है, उसके ऊपर कौन कौन से क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे शनि का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है।
राहु केतु का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो दोस्तों ये भी देखना जरूरी है। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, 9th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड भी देख रहे हैं। ये दोनों देखने के बाद भाग्य क्योंकि देखना है, तो भाग्य का कारक होता है जुपिटर, डिवाइन ब्लेसिंग का कारक होता है जुपिटर। तो दो जो दिव्य आशीर्वाद देता है वो जुपिटर की वजह से आता है। तो हमें जुपिटर भी देखनी है और जुपिटर से 9th हाउस भी देखना है। ओके, जुपिटर से 9th हाउस भी देखना है और उसके बाद हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि उसका भाग्य कैसा रहेगा, क्योंकि हाउस और उसके जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट होते हैं वो भी देखना है। उसी तरह से अगर पिता का कारक हमें जानना है, पिता के साथ उसका संबंध कैसा रहेगा, तो वो सूर्य से देखते हैं। तो सन से भी देखेंगे और 9th हाउस से भी देखेंगे। इसका मतलब क्या है, पहले देखेंगे 9th हाउस कैसा है, 9th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट का प्रभाव पड़ रहा है। सपोज दैट उस पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है, 9th हाउस पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, या 9th हाउस पे में भी शनि हो। ओके, तो 9th हाउस कैसा है, उस पर कौन कौन से क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और 9th हाउस का लॉर्ड अगर है उसकी स्थिति क्या है। अगेन उच्च का है, नीच का है, डिग्री कम है, रेट्रोगेट है, और कौन कौन से बुरे ग्रहों से दृष्ट है। ओके, ये भी देखना है। ये देखने के बाद अब दो चीज़ें देख लिए, तीसरा देखना है दोस्तों प्लैनेट। जैसे 9th हाउस पिता का कारक होता है, जैसे 9th हाउस भी पिता का कारक होता है, सन भी पिता का कारक होता है, तो हमें सन भी देखना है। सन भी देखना है दोस्तों कि सन की स्थिति क्या है, वो कौन कौन से ग्रहों के प्रभाव में है। सन क्या राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, और सन की स्थिति क्या है, क्या उच्च का है, नीच का है, अगेन सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों सन भी देखेंगे, उसके बाद सन से 9th हाउस देखेंगे, तब हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि उसका एक्चुअल में कितना प्रॉब्लम है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर पिता के साथ, पिता का हेल्थ कैसा रहेगा, क्योंकि पिता का कारक होता है सूर्य, और 9th हाउस भी, दोनों का स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस स्ट्रगल वाले भाव होते हैं, सॉरी डिवाइन ब्लेसिंग वाले भाव होते हैं। 5th हाउस, फर्स्ट, 5th एंड 9th धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में 9th हाउस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन सिग्निफिकेटर भाग्य का 9th हाउस होता है। तो क्योंकि फर्स्ट, 5th एंड 9th हाउस धर्म को दिखाता है दोस्तों, ठीक है, भाग्य को दिखाता है, तो और डिवाइन ब्लेसिंग को दिखाता है। तो वो डिवाइन ब्लेसिंग की इंटेंसिटी चेक करने के लिए जो है आपको, जो मैंने बताया वो टेक्निक यूज करनी है। बट उसके अलावा एक चीज़ और करनी है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर लाइफ में स्ट्रगल आए तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि फर्स्ट, 5th एंड 9th हाउस अच्छा होने के बाद भी लाइफ में स्ट्रगल आना अलग बात है, क्योंकि स्ट्रगल आने का मतलब ये है कि लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है। ओके, मे भी आप कुछ बड़ा, ये जो प्लैनेट है जो दिव्य आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, मे भी स्ट्रगल के बाद मिले, क्योंकि वो आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। तो अगर फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस अगर अच्छा है, स्पेशली 9th हाउस अच्छा है, तो आपको कर्म करते रहना है। अगर स्ट्रगल है तो उसका सामना करते रहना है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसका मतलब ये है, स्ट्रगल करना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड डिवाइन ब्लेसिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, देवी कृपा इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो दोस्तों इसीलिए अगर स्ट्रगल है भी तो कंटिन्यूअस वर्क करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जो आपके ऊपर जो देवताओं का आशीर्वाद है, वो यही चाहते हैं कि आपको कुछ बड़ा मिले, इसीलिए वो कर्म करा रहे हैं, स्ट्रगल करवा रहे हैं, बट कुछ बुरा नहीं होने देंगे, ये अच्छी बात है। ओके,